जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर राजस्थान से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। वंदन है आपका। मित्रों, हम इस वीडियो में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं एक विशिष्ट प्रकार की जिन बातों का क्रम अभी चल रहा है। पीछे कुछ वीडियो में हमने ये बातें की हैं और आपको पता ही है कि ये बातें हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। हमने जो सीट वार भविष्यवाणी की है उसके बारे में। हम सभी 543 सीटों की एक एक करके बात के सभी वीडियो प्रदेशानुसार और केंद्र शासित प्रदेशानुसार आपके समक्ष रख चुके हैं और 17 अप्रैल तक रख चुके हैं। अब जो हम ये चर्चा कर रहे हैं वो उसका पृष्ठ पेषण नहीं है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं है कि एक एक सीट की बात करें। उस तरीके से उसमें हमने अंकों की गणना रखी, गणना का आधार रखा, तुलनात्मक अवस्थाएं रखी, निष्कर्ष का आधार रखा और फिर निष्कर्ष बताया कि कितने अंक किस प्रत्याशी या पार्टी के खाते में अधिक हैं और किसके कम हैं। उन अंकों के आधार पर कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है। ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में हम चुनिंदा सीटों की रोचक बात करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कुछ और पहलू आपके सामने उजागर किए जाएं। तो मित्रों, हम कुछ राज्यों की बात कर चुके हैं। अब आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर के प्रदेशों की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो तीन बातें जो खास हैं वो आपसे कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर अभी भी आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। इससे होगा ये कि हमारे साथ में हमारे वीडियो, हमारे लाइव प्रसारण के साथ में आपका जुड़ाव जोरदार और जीवंत हो सकेगा। तो पहला काम तो ये कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और सबसे पहले देखने का विकल्प भी अपना बना लीजिए। दूसरी बात यह है कि ये जो सीट वार भविष्यवाणी है, यानी एक एक सीट की भविष्यवाणी, ऐसा करने वाले हम भारत ही नहीं अपितु विश्व भर के एकमात्र राजनीतिक और चुनावी अंक ज्योतिषी हैं। तो आप जिस भविष्यवाणी के साथ रूबरू होने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो समझ लीजिए कि वो अपने आप में एकमात्र और अद्भुत भविष्यवाणी है, सीट वार भविष्यवाणी। उसके साक्षी आप बन रहे हैं और ये आपका साक्षी होना हमारे लिए बड़े गौरव का और गर्व का विषय है। हमारे ये जो वीडियो है इस भविष्यवाणी के, इन वीडियो को, हमारे आकलन को आपका बहुत प्यार मिल रहा है। हम फोन नंबर दिए रहते हैं वीडियो में, तो उन फोन नंबर पर आपके बहुत संदेश आते हैं, कॉल आते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम ये देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अलग अलग भाषा में। अब सब संदेशों को तो यहां लेना संभव होगा नहीं। हम आपको ये बताते चलें कि हम ये जो सीट वार भविष्यवाणी का काम है, ये आजकल परसों 2-4 महीने से नहीं कर रहे, बल्कि 20 वर्षों से अधिक समय हो गया है। और रहा सवाल अंक ज्योतिष के क्षेत्र में कार्यरत रहने का, तो इस क्षेत्र में हमें अभ्यास करते हुए 35 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। आदरणीय मित्रों, हम पूर्वोत्तर की बात करने जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में जो प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा सीटें अपने में समोए है, 14 लोकसभा सीटें, हम पहले उसकी बात करते हैं। और आप जान ही गए होंगे कि पूर्वोत्तर में एकमात्र ऐसा राज्य है और ये राज्य है असम। कभी इसे आसाम कहा जाता था, अब इसे असम कहा जाता है दशकों से। और इसकी अंग्रेजी वर्तनी भी ASSAM,
ये है, डबल एस है, पर हिंदी में एक ही स लिखा जाता है, डेढ़ स नहीं लिखा जाता। असम की हम पहली सीट की बात करें तो यह धुबरी। असल में क्या है कि यहां मामला यह है कि ये लोकसभा सीट पिछले कुछ चुनावों से AIUDF, तो धुबरी जो है UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो इस पार्टी ने और इसके मुखिया बदरुद्दीन अजमल ने, जो कि सुगंधित पदार्थों के द्रव्यों के इत्र के बड़े व्यापारी हैं, तो उन्होंने एक तरह से कब्जा ही यहां कर रखा है। पिछले कुछ चुनाव निरंतर वे जीतते आ रहे हैं। इस बार यहां से NDA में ये सीट जो है वो गई है असम गण परिषद को। असल में NDA में क्या हुआ कि 2 सीटें असम गण परिषद को दी है और UPPL को भी दी है, वो है कोकराझार, जिसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे, हम धुबरी की बात कर रहे हैं। तो असम गण परिषद से जावेद इस्लाम को बहुत सोच विचार कर AGP ने, असम गण परिषद ने मैदान में उतारा है। अब उनके अपने समीकरण होंगे कि उन्होंने क्या सोचा, लेकिन बहुत तसल्ली से विचार करने के बाद में ये यहां से उतरे। कांग्रेस ने रकीबुल हुसैन को मैदान में उतारा है और UDF की तरफ से इसके मुखिया बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर से मैदान में। यहां त्रिकोणीय जैसा संघर्ष दिख रहा है, धरातल की रिपोर्ट भी यही कहती है, लेकिन फिर भी यहां असम गण परिषद के जावेद इस्लाम और कांग्रेस के रकीबुल हुसैन, इन दोनों के बीच में दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई हो सकती है, ऐसा हमारा सोचना है। हमारी गणना है वो जाती दिख रही है UDF के प्रत्याशी बदरुद्दीन अजमल के पक्ष में, यानी बदरुद्दीन अजमल एक बार फिर से इस धुबरी लोकसभा सीट से जीत सकते हैं। देखिए, बरपेटा की बात कर लेते हैं। पिछली बार क्या हुआ था कि NDA की तरफ से कुमार दीपक दास मैदान में थे, कांग्रेस की तरफ से अब्दुल खलीक मैदान में थे, खलीक जीते। इस बार क्या हुआ, कांग्रेस ने दीप बाया को मैदान में उतारा है, खलीक का टिकट काट दिया, निवर्तमान सांसद की जगह दीप बायान को दिया। और दूसरी ये सीट NDA में गई है असम गण परिषद के खाते में, धुबरी और बरपेटा। अब ये दोनों जो है, यहां UDF ने प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। UDF 2-3 सीटों पर ही खड़ा करता है, इसके अलावा उसका वजूद असम में कहीं है भी नहीं। तो यहां ये 2 तरफा लड़ाई है और 2 तरफा लड़ाई में इस बार ये जो सीट है, ये भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल असम गण परिषद, जिसके प्रत्याशी फणी भूषण चौधरी मैदान में, ये जो जीतने की उम्मीद लेकर उतरे हैं, इनकी उम्मीद टूट सकती है। यानी बरपेटा लोकसभा सीट देखा जाए तो कांग्रेस की झोली में बनी रह सकती है। अब ये बात और है कि इस बार चेहरा बदल गया है। इस बार चेहरा कुमार दीपक दास अब्दुल खलीक की जगह दीप बायान है। और असल में AJP ने, असम गण परिषद ने भी तो अपना प्रत्याशी बदल दिया। तो दोनों ही पार्टियों के बीच में लड़ाई है, लेकिन प्रत्याशी दोनों के ही नए हैं। तो नया प्रत्याशी होने के बाद भी कांग्रेस ये सीट जीत सकती है। दरंग उदलगिरी नाम की ये जो लोकसभा सीट है, ये इसी चुनाव में बनी है। 2019 तक इसका नाम था मंगल दोई। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ असम से कुछ सीटों की घोषणा पुराने नामों से कर दी, तो फिर और लोगों की तरह हमें भी परेशानी हुई। हम असम के लिए जो निर्वाचन आयोग की सीटों की सूची, उसमें नाम खोजते रहे कि भाई वो मंगल दोई कहाँ है, और जो 2-3 और पुराने नाम हैं वो नाम कहाँ हैं, मिले ही नहीं। 2-3 दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने
संशोधित सूची भेजी और संशोधित सूची में नए लोकसभा सीटों के नाम से, प्रत्याशियों के नाम थे। तब जाके पता चला कि दरंग उदलगिरी से प्रत्याशी कौन है। ये सीट एनडीए में गई है भाजपा को और दिलीप सैकिया मैदान में। दिलीप सैकिया के बारे में एक विशेष बात यह है कि ये निवर्तमान सांसद हैं और पिछली बार 1.25 लाख से ऊपर वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच का आंकड़ा था। अब इस बार कांग्रेस ने मेहताब राजवंश को मैदान में उतारा है। अब ये मेहताब राजवंश जो है ये धरातल की भी रिपोर्ट है और हम चूंकि धरातल की रिपोर्ट के आधार पर भविष्यवाणी नहीं करते, हम तो ज्योतिषी आधार लेते, लेकिन रोचक बात आपको बता रहे हैं कि धरातल की रिपोर्ट भी यही है कि ये भारी पड़ रहा है। और अंक ज्योतिष के हिसाब से तो दिलीप सैकिया और भाजपा के हाथों से इस बार ये लोकसभा सीट छिन सकती है और यहां कांग्रेस को विजय मिल सकती है। इसके माधव राजवंश, मेहताब राजवंश नहीं, माधव राजवंश ये जीत सकते हैं। तनिक संशोधन कर लीजिएगा। फिर गुवाहाटी की बात करें तो ये पुराने नाम में गौहाटी थी। जब 80 के दशक के आरंभ में विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए असम के छात्रों ने बहुत लंबा चौड़ा भारी आंदोलन किया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फिर उन्हीं छात्रों में से मिलकर यहां प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फूकन के नेतृत्व में असम गण परिषद का गठन हुआ और इन्होंने चुनाव जीता भारी बहुमत से। तो तब ये एक नारा चला था कि कलकत्ता या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो ये गुवाहाटी नाम होता था, लेकिन अब निर्वाचन आयोग में इसका नाम गुवाहाटी है। तो भाजपा के खाते में एनडीए से ये सीट आई, पिछली बार भी थी। पिछली बार क्वीन ओझा जीती थी यहां से और क्वीन ओझा इस बार बाहर बिठा दी गई है। इनकी जगह श्रीमती बिजुली कालिता मेधी को टिकट दिया गया। क्वीन ओझा लगभग 3.5 लाख वोटों से जीती थी, इस बार मैदान से गायब है। कांग्रेस ने श्रीमती मीरा बर ठाकुर गोस्वामी को टिकट दिया। यानी यहां मामला दोनों महिला प्रत्याशियों में। अब किसकी जोर आजमाइश तगड़ी पड़ेगी, तो हमें ऐसा लगता है कि यहां से कांग्रेस को पिछली बार भी निराशा मिली थी। बबीता शर्मा हारी थी कांग्रेस की। इस बार कांग्रेस की मीरा बर ठाकुर गोस्वामी हार सकती हैं। हमें जीतती दिख रही है श्रीमती बिजुली कालिता मेधी भाजपा की। यानी भाजपा प्रत्याशी बदलने के बाद भी इस गुवाहाटी लोकसभा सीट को फिर से जीत सकती है। दीफू की बात करें, हाँ, एक ये सीट है जिसका नाम बदला है, नाम ही नहीं बदला, पुनर्गठन हुआ है। पहले इसका नाम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यानी कि स्वायत्त शासी जिला था। तो पिछली बार भाजपा के यहां से होरेन सिंह बे मैदान में थे, वे जीते। कांग्रेस के बीरेन सिंह एंगटी थे, वो दूसरे स्थान पर रहे। अब भाजपा ने लगभग 2.25 से 2.5 लाख वोटों से जीते हुए हरेन सिंह बे का टिकट काटा और अमर सिंह तिस्सो को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने जयराम एंगलिंग को मैदान में उतारा है। अब जयराम एंगलिंग यहां कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई को तगड़ा बना सकें, जीत का माहौल बना सकें, अच्छी जोर आजमाइश कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ते दिख रहे हैं। हमारे हिसाब से यहां ये सीट अमर सिंह तिस्सो जीत सकते हैं। यानी कि दीफू लोकसभा सीट भाजपा के खाते में एक बार फिर से आ सकती है, भले ही चाहे उसने चेहरा बदल लिया है। करीमगंज की बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि करीमगंज में भाजपा का एक बड़ा प्रादेशिक स्थानीय चेहरा कृपानाथ मल्लाह ये चुनाव लड़ रहे हैं। मल्लाह है, भूमिका भी मल्लाह की है। मल्लाह मतलब मांझी, जो नाव चलाकर दूसरों को पार उतारता है,
या जातिगत बात नहीं हो रही है, यहां हम इनकी भूमिका की बात कर रहे हैं कि ये भाजपा के लिए मल्लाह सिद्ध होंगे क्या? ये सीट, इस सीट रूपी नदी या सागर को पार करवा पाएंगे क्या इस रूप में मल्लाह? तो कृपानाथ मल्लाह के सामने कांग्रेस के हाफिज राशिद अहमद चौधरी और यूडीएफ ने एक प्रत्याशी यहां से खड़ा किया है, वह है साहिबुल इस्लाम चौधरी। त्रिकोणीय संघर्ष है, अच्छा संघर्ष बन पड़ा है। अब हमारा जहां तक अंक ज्योतिषीय गणित के निष्कर्ष का मामला है, तो ये इस बार बड़ा रोचक समीकरण बन पड़ा है कि भाई भाजपा का प्रत्याशी पहले स्थान की दौड़ में दिख नहीं रहा है। कृपानाथ मल्लाह पहले स्थान से फिसलते हुए दिख रहे हैं, वो दूसरे और तीसरे स्थान की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। पहले और दूसरे स्थान की लड़ाई जो है उसमें पहला स्थान यहां धुबरी के बाद में दूसरी लोकसभा सीटें जहां से यूडीएफ जीत सकता है, और यूडीएफ के प्रत्याशी साहिबुल इस्लाम चौधरी जीतते दिख रहे हैं। अब कांग्रेस और भाजपा तय कर ले कि दूसरा स्थान किसे पाना है और तीसरा स्थान किसे पाना है। काजीरंगा, काजीरंगा की बात करें तो यहां भाजपा का बड़ा चेहरा चुनाव मैदान में है, कामाख्या प्रसाद तासा। पिछली बार क्या हुआ था कि ये भाजपा के सामने कोई इसलिए नहीं था क्योंकि भाजपा के खाते में ये सीट नहीं थी। एनडीए में इस सीट पिछली बार गई थी असम गण परिषद के खाते में, और उनके मणिमाधव महंत परास्त हुए थे। लेकिन तब जीता कौन था? 2019 में कांग्रेस का युवा तेज तर्रार चेहरा गौरव गोगोई जीते, जिनको कि लोकसभा में संसदीय दल का उपनेता बनाया गया। ये अच्छा व्यक्तित्व है, तेज तर्रार है, युवा हैं, जोशीले हैं। गौरव गोगोई वो जीते थे, और जीत भी लगभग 2 लाख वोटों से थी। ये भी कोई मामूली बात नहीं है। अब हुआ क्या कि जब पुनर्गठन की सीटें बन पड़ी है ना, तो पुनर्गठन में पुनर्सीमांकन हुआ है ना सीटों का, तो गौरव गोगोई को यहां से अपने समीकरण ठीक नहीं लगे, तो वे जोरहट चले गए और जोरहट में लड़ रहे हैं। उन्हें लगा कि इसका जो सीमांकन हुआ है, पुनर्गठन हुआ है, वो मेरे अधिक अनुकूल है। तो यहां से कांग्रेस ने श्रीमती रोसेलिना टिर्के को मैदान में उतारा है। अंग्रेजी के प्रभाव में टिर्के और वैसे तिरके। तो अब यहां मामला यह बन पड़ा है कि भाजपा सोच रही है इस बार चूंकि एनडीए के कोटे में उसे ये सीट मिली है तो ये सीट निकाल ले। तो भाजपा ने अंधाधुंध लड़ाई लड़ी है। अंधाधुंध का मतलब बहुत जोरदार लड़ाई चुनाव के रूप में लड़ी है। परिणाम भी इसी के पक्ष में जाता दिख रहा है। यानी हम ये कह रहे हैं कि कामाख्या प्रसाद तासा यहां से जीत सकते हैं, और ये जो असम की काजीरंगा लोकसभा सीट है ये भाजपा के खाते में इस बार जाती दिख रही है और कांग्रेस के हाथों से छिनती दिख रही है। डिब्रूगढ़ की बात करें तो इस सीट का नाम नहीं बदला। पुनर्सीमांकन या पुनर्गठन के बाद भी इसका नाम डिब्रूगढ़। ये डिब्रूगढ़ का मामला बड़ा डबडबाया हुआ है, डबडबाई आंखों वाला है। किसके लिए? भाजपा के लिए या इंडिया गठबंधन के लिए? अभी हमने यहां कांग्रेस नहीं कहा, इंडिया गठबंधन, इंडिया ब्लॉक कहा। उसका एक कारण है कि इंडिया गठबंधन में बंटवारे में जब सीटों का मामला बटा तो ये सीट गई, एक स्थानीय दल है एजेपी, और इसके प्रत्याशी के रूप में लुरिन ज्योति गोगोई यहां से मैदान में है। भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री, मोदी मंत्रिमंडल का एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम असम की राजनीति में सर्बानंद सोनोवाल को उतारा है। अब इतना बड़ा चेहरा जब चुनाव लड़ता है तो स्वाभाविक है ना कि सनसनी तो मचती है, हलचल तो होती ही है, सबकी निगाहें भी जमती हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, कोई ऐरा गहरा नाम नहीं है। सर्बानंद सोनोवाल का बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, और भाजपा आलाकमान जानता है कि सर्बानंद सोनोवाल का महत्व क्या है। इसलिए जैसे ही यहां से मुख्यमंत्री पद से उन्हें उतारा गया या वे उतरे तो तुरंत केंद्र लाया गया, यह नहीं कि घर बिठा दिया।
अब इस सीट के समीकरण ये है कि ये जो असम जातीय परिषद है ना, एजेपी, जो इंडिया गठबंधन का एक भाग है, ये भारी पड़ रहा है हमारी गणना। क्योंकि देखिए ऐसा है ना, हम प्रयास करके कुछ प्रत्याशियों के तो जन्मांक निजी तौर पर पा चुके, लेकिन अधिकतर के तो नहीं मिलते ना, क्योंकि सारे प्रत्याशियों से तो हमारा निजी संबंध है नहीं, न कोई ऐसा स्रोत कि उनके वास्तविक अंक पालें। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में ये है कि फिर होता क्या है, होता ये है कि जो इंटरनेट पर जन्मांक उपलब्ध है उन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। हमने लिया। अब अगर कहीं कहीं किसी सीट पर वो इंटरनेट के जन्मांक और मूल जन्मांक भिन्नता लिए हुए अंकों में, तो परिणाम में अंतर भी पड़ सकता है। लेकिन अभी जो हमारे पास उपलब्ध अंक हैं और उनके आधार पर देखें तो सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ की ये सीट हार रहे हैं। पिछली बार भाजपा के रामेश्वर तेली ने लगभग 3.5 लाख वोटों से सीट जीतवाई थी, इस बार नहीं। आखिरी सीट की बात करें जोरहट की, तो जोरहट में जोर किसका चलेगा, इसके लिए चलिए प्रत्याशियों की बात करें तो 2 गोगोई प्रत्याशी एनडीए और इंडिया की तरफ से है। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो कांग्रेस का वही जोरदार चमकीला चेहरा गौरव गोगोई मैदान में है। भाजपा ने अपने पके हुए चावल, घुटे हुए राजनेता, वरिष्ठ चेहरा, निवर्तमान सांसद तपन कुमार गोगोई को मैदान में उतारा है। अब तपन कुमार गोगोई भाई पिछली बार भी 80-85 हजार की मार्जिन से जीते थे, अच्छी जीत थी। तो इस बार सामने लड़ाई तगड़ी बन पड़ी। अब गौरव गोगोई सीट बदलकर यहां आए हैं क्योंकि उन्हें लगा कि यहां अनुकूलता अच्छी रह सकती है उनके लिए। भैया उस उम्मीद में आए हैं गौरव की सीट निकालेंगे नई जगह से और फिर लोकसभा में धमक और गमक के साथ पहुंचेंगे। लेकिन हमारी गणना कहती है इस बार निराश होना पड़ सकता है। इस बार के समीकरण गौरव गोगोई के खिलाफ जाते दिख रहे हैं और यहां से तपन कुमार गोगोई एक बार फिर से जीतते दिख रहे हैं। यानी कि असम की ये जो जोरहट लोकसभा सीट है, ये एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। मित्रों, ये जो कुल मिला के असम का समीकरण बना है ना, जरा एक नजर डाल लीजिए। 14 लोकसभा सीटें हैं। हमने चुनिंदा सीटों की बात की है। तो हुआ क्या है कि यहां पर भाजपा को 7 मिलती दिख रही है और बस भाजपा के सहयोगी असम गण परिषद को कुछ नहीं मिल रहा है, यूपीपीएल को भी कुछ नहीं मिल रहा है। वो 1 सीट पे लड़ी, 2 पे असम गण परिषद लड़ी और 11 पे भाजपा। तो भाजपा 11 में से 7 सीटें जीतती दिख रही है। और कांग्रेस का जहां तक मामला है तो कांग्रेस 13 सीटों पर लड़ी और एजेपी को 1 सीट दी। वो एजेपी, वो असम जातीय परिषद, वो 1 सीट निकालती दिख रही है। और याद है ना ये सीट कौन सी है, डिब्रूगढ़। और कांग्रेस 4 सीटें निकाल सकती है। तो ये इंडिया गठबंधन को कितनी मिल गई, 4 और 1 5 ये 7 भाजपा और 2 यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट अजमल बदरुद्दीन अजमल वाला, उसे ये 14 सीटों का हिसाब किताब है। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यह 2 सीटें हैं और दोनों पर ही भाजपा के बड़े चेहरे मैदान में हैं। भाजपा ने दोनों ही सीटों को बड़ी सीटें बना दिया है। वैसे तो देखिए लोकतंत्र में एक सीट अर्थात सभी सीटें बड़ी सीटें हैं, कोई सीट छोटी नहीं है। लेकिन यहां बड़ी का मतलब है कि बड़े चेहरे यहां उतारे मैदान में, तो फिर वो अतिरिक्त बड़प्पन आ गया ना सीटों में। तो अरुणाचल पश्चिम में मोदी मंत्रिमंडल में रहे और भाजपा के एक तुलनात्मक रूप से बड़े चेहरे किरेन रिजिजू मैदान में है। वो किरण होता है लेकिन अंग्रेजी वर्तनी के चक्कर में वो किरण हो जाता है। और कांग्रेस की तरफ से नाबाम टुकी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरुणाचल प्रदेश के। अब मजे की बात यह है कि 2019 की चुनावी लड़ाई भी इस सीट पर इन दोनों ही नामों और चेहरों के बीच थी। अब इस बार क्या रह सकता है, क्या इस बार नाबाम टुकी और कांग्रेस जीतेंगे या भाजपा और किरण रिजिजू फिर से पहुंचेंगे लोकसभा में यहां से? हाँ,
ऐसा ही होता दिख रहा है। हमारी गणना के आकलन के परिणाम के रूप में यहां से नाबाम टुकी और कांग्रेस हारते दिख रहे हैं और भाजपा और किरण रिजिजू जीतते दिख रहे हैं। ये सीट इन दोनों के खाते में बरकरार रह सकती है। कौन सी? अरुणाचल पश्चिम। आइए अरुणाचल पूर्व की बात करें तो यहां से भी भाजपा ने क्या किया, अपने निवर्तमान सांसद तापिर गांव को खड़ा किया और वे जोरदार ढंग से लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार बोसीराम सीरम को मैदान में उतारा है। लड़ाई तो बोसीराम भी अच्छी लड़ रहे हैं, अच्छा संघर्ष बना दिया है, निकट की लड़ाई बना दी है। लेकिन होता क्या है, ये लोकतंत्र है। ये T20 या वनडे मैच की तरह इसमें परिणाम निकलता है। ये टाई या ड्रॉ नहीं रह सकता। वनडे मैच तो फिर भी शायद कोई ट्राई या ड्रॉ रह जाए, T20 तो बिल्कुल नहीं रहता। इसमें बरसात भी नहीं आती है कि अंक बांट दिए जाए। भाई चाहे कितनी ही निकट की लड़ाई हो, कितना ही निकट का संघर्ष हो, लेकिन जीते का तो कोई एक ही प्रत्याशी ना। दोनों तो जीत नहीं सकते और दोनों हार नहीं सकते। तो ऐसी अवस्था में यहां से भाजपा के तापिर गांव के पक्ष में अंकीय समीकरण, ग्रहों के समीकरण अधिक हैं। तो भले चाहे निकट की लड़ाई बन पड़े, पिछली बार भी 65-70 हजार से तापिर गांव जीते थे, इस बार भी वही जीतते दिख रहे हैं। सीट का नाम अरुणाचल पूर्व। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल की ये जो दोनों सीटें हैं, पूर्व और पश्चिम, ये भाजपा जीतती दिख रही है। पिछली बार भी भाजपा जीती थी, इस बार भी भाजपा जीतती दिख रही। आइए मेघालय की बात करें। मेघालय में 2 सीटें हैं और हुआ क्या कि ये जो दोनों ही सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर भाजपा ने अपने क्षेत्रीय सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी, याद है ना आपको, शरद पवार और तारिक अनवर से अलग होकर एनसीपी छोड़कर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और भारतीय राजनीति का बड़ा नाम पीए संगमा, पूर्णो अजिटोक संगमा जी ने अलग पार्टी बनाई थी और नेशनल पीपुल्स पार्टी नाम से उसका गठन हुआ। तो मेघालय में ये क्षेत्रीय सहयोगी दल है एनडीए में भाजपा का। तो भाजपा ने ये दोनों सीटें एनपीपी के प्रत्याशी के समर्थन में दे दी। तो मेघालय में शिलांग की पहले बात करें, यहां से एनपीपी के एम्पेरिन लिंगदोह मैदान में है और कांग्रेस के विंसेंट एच. पाला मैदान में है। क्या पाला पाला मारेंगे या फिर लिंगदोह पाला मारेंगे? देखिए, जहां तक मामला देखा जाए तो विंसेंट सी पाला 14 में ये सीट निकाले थे। अब देखें तो यहां जो मामला है वो एनपीपी का प्रत्याशी पिछड़ता दिख रहा है और कांग्रेस का प्रत्याशी भारी दिख रहा है। तो पाला, विंसेंट एच. पाला इस भारीपन के कारण से यहां से जीत सकते हैं, जीतते दिख रहे हैं। एनपीपी एनडीए को निराश होना पड़ेगा। शिलांग से मेघालय की तुरा लोकसभा सीट की बात करें तो एक लंबे समय से यहां से पहले पीए संगमा साहब जीतते रहे, उनके बाद में उनकी सुपुत्री अगाथा संगमा, जो कि 2009 की यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल का भाग भी रही, तो वे यहां से जीतती आ रही है पिछले कुछ चुनाव से। इस बार वे फिर मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से सीलेंग एस संगमा मैदान में है, लेकिन सीलेंग संगमा पिछड़ रहे हैं और ये पिछड़ापन जो है इस चुनावी लड़ाई का पिछड़ापन ये इन्हें नुकसान पहुंचाएगा। और अगाथा संगमा हमारे हिसाब से अब भारी पड़ रही है, वे जीत सकती है, बल्कि जीतती दिख रही है। तो ये सीट एनपीपी जीत रही है। तो कुल मिलाकर शिलांग जा रही है कांग्रेस के खाते में और तुरा जा रही है एनपीपी के खाते में, यानी एक सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में और दूसरी जा रही है एनडीए गठबंधन के खाते में। आइए नागालैंड की बात करें। नागालैंड में एक ही लोकसभा सीट है और इस पर क्या है, इस पर भाजपा ने यहां का जो एक क्षेत्रीय दल है एनडीपीपी,
उसे अपना समर्थन दिया है और उसके प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर चुम्बेन मुरी मैदान में है। मुरी भी कहते हैं, मरी भी कहते हैं। कांग्रेस के एस सुपोंग मेरेन जमीर मैदान में। तो नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री एस.सी. जमीर के वंशज हैं ये। हमारी गणना के हिसाब से ये भारी पड़ रहे हैं, एस जमीर भारी पड़ रहे हैं और ये जीतते हुए दिख रहे हैं। यहां नागालैंड में भाजपा और इसके सहयोगी दल एनडीपीपी और एनडीए को निराश होना पड़ेगा। ये सीट जाती दिख रही है किसके? कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में। चलिए, नागालैंड के बाद में अब बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में एक ही सीट है। अब हुआ क्या कि सिक्किम में इस बार मामला चतुष्कोणीय है। पिछली बार तो क्या हुआ कि भाजपा ने क्षेत्रीय दल को समर्थन दे दिया था तो मामला निकल लिया, क्षेत्रीय दल SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीत गया। इस बार भाजपा ने अपना स्वयं का प्रत्याशी भी उतार दिया मैदान में। तो SDF की तरफ से PD राय है, SKM की तरफ से इंदिरा हेंग सुब्बा है, निवर्तमान सांसद वे हैं। भाजपा ने दिनेश चंद्र नेपाल को मैदान में उतारा और कांग्रेस ने गोपाल छेत्री को मैदान में उतारा है। अब चतुष्कोणीय संघर्ष तो शायद पूरे देश में ही एक आध जगह पर ही बना है, नहीं बना है एक आध जगह। पंजाब में चार जगह चार दल तो लड़ रहे हैं, लेकिन चतुष्कोणीय संघर्ष लड़ाई जैसा मामला नहीं है। एक दो दल चार में से कोई सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे और कुछ नहीं। ये चतुष्कोणीय संघर्ष अच्छा बन पड़ा है। तो यहां से भाजपा के दिनेश चंद्र नेपाल जीत सकते हैं। SDF, SKM और कांग्रेस तीनों को निराश होना पड़ेगा। तो ये सीट भाजपा और NDA के खाते में जाएगी। त्रिपुरा की आखिर में बात करते हैं। त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें। त्रिपुरा पश्चिम की पहले बात करते हैं। यहां से पूर्व मुख्यमंत्री और मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा विप्लव कुमार देव मैदान में है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में यह सीट दे दी है CPM को, बल्कि कांग्रेस को CPM ने दे दी है। तो कांग्रेस की तरफ से आशीष कुमार साहा मैदान में है। देखिए, असम में क्या हुआ, डिब्रूगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में थे और वे हार रहे हैं। हमारे हिसाब से निराश होना पड़ेगा उन्हें। और यहां त्रिपुरा में भी त्रिपुरा वेस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में और हमारे हिसाब से उन्हें भी हारना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। ये सीट, क्षमा कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव को विजय मिलेगी और हां, कांग्रेस के प्रत्याशी को हारना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। यानी यहां इंडिया गठबंधन निराश होगा और विप्लव कुमार देव और भाजपा और NDA को प्रसन्नता होगी ये सीट जीतने की। तो NDA के खाते में, भाजपा के खाते में ये सीट जा रही है। और ये कौन सी है? त्रिपुरा पश्चिम। यानी सर्बानंद सोनोवाल का भाग्य जहां रूठने जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में इस लोकसभा चुनाव में डिब्रूगढ़ से, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में विप्लव कुमार देव का भाग्य त्रिपुरा पश्चिम लोकसभा सीट से हंसने खिलखिलाने जा रहा है विजयी होकर। त्रिपुरा पूर्व की बात करें तो यहां भाजपा ने पूर्व राजघराने की पूर्व महारानी कृति सिंह देव बर्मन को मैदान में उतारा है और CPM के खाते में इंडिया गठबंधन में ये सीट आई है और ये राजेंद्र रियांग को मिली है। यहां से अब जहां तक दबदबे का मामला है, विजय का बहुत निकटतम समीकरण, उसका मामला वो किसके खाते में जा रहा है? तो यहां से भाजपा और NDA को प्रसन्नता मिल सकती है। पूर्व राज्य घराने की उनकी प्रत्याशी पूर्व राजमाता कृति सिंह देव वर्मा जीत सकती है और इंडिया गठबंधन और CPM को निराश होना पड़ेगा। यानी कि त्रिपुरा की एक सीट जो है त्रिपुरा पश्चिम, वो जा रही है भाजपा को, विप्लव कुमार देव पूर्व मुख्यमंत्री, और दूसरी सीट त्रिपुरा पूर्व ये भी जा रही है भाजपा को। मतलब ये हुआ कि त्रिपुरा की दोनों लोकसभा सीटें भाजपा के कब्जे में जाती दिख रही है। यहां इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक को निराश होना पड़ेगा। मित्रों, ये पूर्वोत्तर की तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। इसमें हमने मणिपुर और मिजोरम को शामिल नहीं किया है।
क्योंकि अब वो सबकी एक एक सीट तो लेना संभव नहीं है ना, अन्यथा 14 सीटें तो असम में है, हमने उसकी भी 14 की 14 सीटें नहीं, क्योंकि जिन आप में से बंधुओं को एक एक सीट का तकनीकी विवरण चाहिए वे एक काम करें, वे हमारे जो वीडियो डाले जा रखे हैं ना तकनीकी अंक ज्योतिषीय अंकों के विश्लेषण के आधार पर यूट्यूब पर, वो देखें। यहाँ तो हम कुछ ही चुनिंदा सीटों की रोचक इतर की चर्चाएं और चुनावी चर्चाओं के साथ में ज्योतिषीय बात करते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपके सामने कुछ और ऐसी ही चुनिंदा सीटों की रोचक चुनावी और अंक ज्योतिषीय बातें करेंगे। लेकिन अब विदा लेने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन करें कि यदि आपने अब भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि उससे एक हमें लाभ ये होगा कि आपके साथ जुड़ाव जीवंत होगा, और आपको लाभ ये होगा कि अभी चुनावी मामला है, तो जब चुनावी मामले होंगे तो ऐसे चुनावी वीडियो आपको मिलेंगे, और अन्यथा समय में आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको अंक ज्योतिषीय जो बातें हैं आपके जीवन के उपयोग में आने वाली उनके वीडियो मिलेंगे। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। आज के आनंद की जय। जय श्री राम।